नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद किसे मिली न्यायिक जांच की जिम्मेदारी, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या है सरकार की नई पहल, एसएससी में जेई के पदों के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन और अंत में बात करेंगे 1 अप्रैल से पान मसाला कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए नियमों में क्या हुए हैं बदलाव। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। 1 माह के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने गुरुवार रात को मामले की जांच न्यायाधीश से कराने की मांग उठाई थी। उसी आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त कर 1 माह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आदेश की प्रति जांच अधिकारी को भेजी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में सरकारी कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल पर शोषण और लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत यूपी सचिवालय में गठित शिकायत समिति विशाखा समिति के दायरे में इजाफा किया गया है। पहले इस समिति के दायरे में सिर्फ सचिवालय सेवा के कार्मिक ही आते थे, लेकिन नई संरचना वाली इस समिति में संपूर्ण सचिवालय को एक इकाई मानते हुए सचिवालय में कार्यरत आईएएस संवर्ग के अधिकारियों को छोड़कर शेष सभी अधिकारी कर्मचारी दायरे में लाए गए हैं। प्रमुख सचिव आयुष तथा स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग लीना जौहरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार के इस कदम से जहां सचिवालय में कार्य करने वाली महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी में और इजाफा होगा, वहीं उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जूनियर इंजीनियर पदों के लिए भर्ती परीक्षा की घोषणा की है। आयोग ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी करते हुए पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयोग ने विभिन्न विभागों में कुल 968 खाली पदों को भरने की योजना बनाई है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इस अधिसूचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एसएससी जेई पदों के लिए आरंभ हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 18 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ ही अन्य प्रक्रिया पर चर्चा की गई। बैठक में आयोग में पदों के सृजन पर भी चर्चा हुई। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक के अलावा कंप्यूटर सहायक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि पद सृजित कर इन पर भर्ती किए जाने पर सहमति बनी है। अफसरों के अनुसार आयोग में कुल 100 पद होंगे। विशेष सचिव ने चयन बोर्ड, उच्चतर आयोग में नियुक्त अफसरों एवं कर्मचारियों का विवरण भी एकत्रित किया है। इन्हें नए आयोग में ही समायोजित किए जाने की तैयारी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेटीएम पर प्रतिबंध के बाद बरेली मंडल के 12,000 से ज्यादा वाहनों पर लगे फास्टैग भी निष्क्रिय हो गए हैं। ज्यादातर फास्टैग के वॉलेट खाली होने के बाद टोल पर पहुंच रहे वाहन चालकों को इसकी जानकारी हो रही है। ऐसे में पेटीएम लगे फास्टैग वाले वाहनों को उस समय टोल से गुजरने के लिए एक नए फास्टैग की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कर पाने वालों को टोल पर दोगुना नकद भुगतान कर यात्रा पूरी करनी पड़ रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार बरेली मंडल के बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर जिले में 15 मार्च के बाद भी 12,000 से ज्यादा पेटीएम के फास्टैग यूजर्स सक्रिय हैं, मगर इन फास्टैग के रिचार्ज नहीं होने से अब इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच यातायात की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस पहल के तहत विशेष रूप से चिन्हित गांवों को शहरों के साथ जोड़ने के लिए अनुबंधित बस सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिससे न केवल आवागमन की सुविधा में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को भी बल मिलेगा। इसके लिए निजी ऑपरेटरों से अनुबंध का टेंडर जारी हो चुका है। टेंडर के मुताबिक जैसे जैसे बसों का अनुबंध होता जाएगा, वैसे वैसे बसें चिन्हित ग्रामीण इलाकों से संचालित होने लगेंगी। इस पहल के अंतर्गत लखनऊ, कानपुर समेत 13 शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में अनुबंधित बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा। ये योजना विशेष रूप से उन गांवों के लिए लाभकारी होगी जहां तक रोडवेज की बसें नहीं पहुंचती थी। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के उद्घाटन के महज 60 दिनों की अवधि में सूबे का सबसे बड़ा घरेलू एयरपोर्ट बन गया है। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट ने देश के 65 घरेलू एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर नवे पायदान पर अपनी जगह बनाई है। गौरतलब है कि देश में कुल 74 घरेलू एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार अयोध्या का एयरपोर्ट लगातार सेवाएं देने में यूपी में सबसे आगे रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या एयरपोर्ट शुरू होने के बाद 30 दिनों में ही यहां पर लगभग 170 विमान का आवागमन हुआ था, जिसमें यात्रियों की संख्या 24,886 बताई जा रही है। इस आंकड़े के साथ ही रामनगरी का एयरपोर्ट प्रदेश में जनवरी में तीसरे और देश में 26वें स्थान पर था। एलडीए ने अवैध बिल्डिंग निर्माण रोकने के लिए अपने नियम सख्त कर दिए हैं। अब फ्लोर एरिया रेशियो यानी कि FAR खरीदे बिना निर्माण नहीं हो सकता है। अगर कोई बिल्डर निर्माण करता है तो अब उसे अपनी बिल्डिंग तोड़नी होगी, उसके पास तोड़ने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं होगा। अभी तक के नियमों में शमन शुल्क देकर FAR को खरीद कर निर्माण को नियमित करवा लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एलडीए ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2024 के बाद से क्रय योग्य FAR से संबंधित शमन के मामले स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इस साल उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस साल राजधानी लखनऊ में IPL के कई धमाकेदार मैच खेले जाएंगे। अब तो दर्शकों की सुविधा के लिए मेट्रो का संचालन देर रात तक दोनों छोर से किया जाएगा। इकाना स्टेडियम में होने वाले IPL के सभी मैचों के दिन दर्शकों की सुविधा के लिए मेट्रो का संचालन रात 12:30 बजे तक दोनों छोर से किया जाएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से इकाना स्टेडियम मैच देखने आने वालों के लिए लो फ्लोर बसें भी उपलब्ध होंगी। 1 अप्रैल से आयकर GST से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। पान मसाला कारोबार में कर चोरी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। हर पैकिंग मशीन का ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। बिजली की खपत हर महीने GST पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रिटर्न भी दाखिल करने होंगे। वर्तमान समय में कितनी पैकेजिंग मशीन है, इसकी भी घोषणा की जाएगी। मशीन की संख्या बढ़ाने का विवरण 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर देना होगा। यदि मशीन हटाई गई है तो भी उसका विवरण 24 घंटे के अंदर देना होगा। सभी मशीनों का एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। किस ब्रांड नाम का उत्पादन किया जा रहा है, उस पैकेट का कितना वजन है, उसका HSN कोड क्या है और उत्पाद का विवरण दिया जाएगा। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपनी शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।